हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कंपनसेशन मैनेजमेंट चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आज है प्रिंसिपल ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। प्रिंसिपल वेज सैलरी और वेजेस के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि हमेशा वेजेस और वेजेस पॉलिसी जो होनी चाहिए वो हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। कंपनी का इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट और सोसाइटी कंज्यूमर का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए वेजेस पॉलिसी बनाई होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, वेजेस पॉलिसी हमेशा क्लियर होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए और स्टेबल और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जब मतलब ये है कि स्टेबल रिटर्न में होनी चाहिए जिससे कभी भी किसी को दिक्कत ना हो। और थर्ड पॉइंट है, वेज डिसीजन जब भी कोई हमारा मैनेजमेंट डिसीजन लेता है वेजेस के लिए तो वो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो हमने पॉलिसी बनाई है उससे मिलता है नहीं है। अगर कोई डिफरेंस है तो उसे शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। फिर फोर्थ पॉइंट है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि जो उन्होंने वेजेस पॉलिसी बनाई है वो एम्प्लॉय को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो फिर वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एम्प्लॉय को उसको अंडरस्टैंड करवाए कि क्या इशू है उनको। और फिर लास्ट फिफ्थ पॉइंट है, वेजेस पॉलिसी हमेशा अपडेट होनी चाहिए, मतलब टाइम के हिसाब से एवरी पीरियोडिकली उसे अपडेट करना होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है आपका, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस शुड बी चेक पीरियडिकली अगेंस्ट स्टैंडर्ड पॉलिसी। मतलब जो हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बने होते हैं हमारे मैनेजमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हर डिपार्टमेंट बने होते हैं, टाइम टू टाइम उनको चेक करना चाहिए कि मतलब उनमें काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा। अगर कोई परफॉर्मेंस वो करता है, अचीव करता है, उसको प्रमोट करना चाहिए। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। मतलब एक एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये दो फैक्टर हैं, पहला है आपका एक्सटर्नल फैक्टर, फिर सेकंड है इंटरनल फैक्टर। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है लेबर मार्केट। जैसे इसमें इस पॉइंट में समझाया गया है कि जो डिमांड और सप्लाई है वो लेबर मार्केट को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। मतलब मानो अगर लेबर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी वेजेस के दाम जो होंगे वो कम होंगे। और अगर उनकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उनकी वेजेस के दाम कम होंगे। और इसका देते हैं उससे, मान लो कोई एक अच्छे लेवल में हमारे मैनेजर है या वो है कोई मैनेजर है या जनरल मैनेजर है, तो उसे जब हम फैसिलिटी देते हैं, डीए वगैरह देते हैं, तो उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखना पड़ता है कि हमारे इस एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड एकदम मेंटेन रहे, कि हाँ भाई जो पोस्ट हमने उसको दी है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि हमने पोस्ट उसे दे दिया हाई लेकिन उसे कॉस्ट ऑफ लिविंग उसका है नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड उसका उस लेवल का है नहीं, तो इससे हमें इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, जो इसका थर्ड पॉइंट है ये है लेबर यूनियन। इसमें क्या समझाया गया है कि मतलब एक हर कंपनी, हर फैक्ट्री, हर एमएनसी में क्या होता है कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वर्कर्स के बिहाफ पे एक मतलब उनके नॉर्मल वेजेस पे उनका सपोर्ट करती है। क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है वो तो कंपनी से फिक्स होता है ना, वो तो नॉन नॉन यूनियनाइज होता है। यूनियनाइज मतलब जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन से यूनियन के से जुड़ा हो उसे यूनियनाइज कहते हैं। अब जो एम्प्लॉयर होता है वो हमेशा कंपनी के उससे होता है तो वो नॉन यूनियनाइज होता है। तो उसको पूरी फ्रीडम होती है, उसकी फिक्स वेजेस होती है, उसकी सैलरी होती है जैसा उसे चाहिए। और इसीलिए जो सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल में अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना वो हमारे वर्कर क्लास होती है। और हमेशा एम्प्लॉयर ये सोचता है कि उसको कम से कम वेजेस देनी पड़े उसको, लेबर को। और देखिए, इसमें फोर्थ पॉइंट है जैसे यूनियन इन्फ्लुएंस ऑन कंपनसेशन डिसीजन। इसमें यूनियन और लेबर का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी एक एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर किसी यूनियन मतलब जो लेबर यूनियन है और लेबर, अगर उनका कोलेब्रेशन अच्छा है, उनकी बातचीत तालमेल अच्छा है, तो वो हम एकजुट होकर किसी भी कंपनी की रेम्यूनरेशन पॉलिसी या कंपनसेशन पॉलिसी मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आसानी से। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर यहीं पे उनका तालमेल, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो वो अच्छे से किसी भी कंपनी की वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे उसकी रेम्यूनरेशन पॉलिसी को। और अब देखिए, ये फिफ्थ पॉइंट है जैसे लेबर लॉ। हम अब हमारे उसमें क्या होगा, कंट्री में ना कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लेबर के लिए भी लॉ बनाया गया है। आप उसका हक उससे छीन नहीं सकते बिल्कुल भी। तो इसमें बनाया गया है कि हर लेबर के लिए सेंट्रल ने और स्टेट ने लॉ बनाए हैं। जैसे कि देखिए, पहला लॉ बनाया गया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी लेबर को वेजेस पे करनी पड़ेगी, हम उससे फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करवा सकते हैं। और सेकंड एक्ट देखिए तो मिनिमम वेजेस वेजेस एक्ट 1948। इस 1948 के तहत मतलब ये कि हमें कम से कम उसको जो हमारे एक सर्कल में डिसाइड करा गया है कि हाँ भाई इतनी इसे वेजेस पे करनी करनी है, तो इस एक्ट के थ्रू हम वो करेंगे। और देखो, थर्ड एक्ट है बोनस एक्ट 1965। इसका मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय और लेबर जो हमारे यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहा है, अगर उससे मोर देन 1 ईयर हो जाता है,
तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे टाइम टू टाइम बोनस दें, उसे मोटिवेट रखें। और फिर फोर्थ पॉइंट है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। इसमें क्या होता है कि हमेशा जो सेम कैटेगरी के एम्प्लॉय और वर्कर होते हैं इस एक्ट के अंडर आते हैं कि हमें उनको एकदम इक्वल ट्रीट करना है, इक्वल रेम्युनरेशन देनी है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं करना है। फिर एक लास्ट एक्ट और है, देखिए ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। इसमें देखिए ग्रेचुइटी का मतलब क्या होता है कि जब हमारे यहाँ से कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है अपनी एज पे, अब हर देखिए हर कंपनी का अपना अपना होता है, किसी का 60+ होता है, किसी का 55+ होता है। तो जो उसको रिटायरमेंट के वक्त एक फिक्स अमाउंट दिए जाते हैं उसे हम ग्रेचुइटी कहते हैं। तो ये एक्ट हमारे गवर्नमेंट के थ्रू पास हुए हैं। अब देखिए एक पॉइंट और है हमारा 6 पॉइंट सोसाइटी एक एम्प्लॉय की रेम्युनरेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अब अगर हम किसी एम्प्लॉय को रेम्युनरेशन पेड करते हैं तो वो दिखाता है, वो सोसाइटी में दिखाता है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से ये फिक्स्ड प्राइस की रेम्युनरेशन पेड हुई है। तो वो भी किसके अगेंस्ट, जो वो एम्प्लॉय अपने सर्विस और गुड्स उन्हें पे कर रहा है। गुड्स तो खैर नहीं होता है लेकिन सर्विस होता है। गुड्स इन टर्म ऑफ वो अलग अलग कंपनी का वो अपना वो होता है। फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कमैन, और ये फिर दिखाता है कि मतलब अगर उस कंपनी में इन फ्यूचर का भी रिक्वायरमेंट होती है, किसी गांव में हमने किसी ने कोई कंपनी इस्टेब्लिश करी, उसमें रिक्वायरमेंट हुई, अगर वो पहले से अपने एम्प्लॉय को अच्छी रेम्युनरेशन दे रहा है, फिक्स्ड रेम्युनरेशन दे रहा है, तो उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कि हाँ भाई आप भी वहाँ जाइए। अब देखिए एक 7 पॉइंट और है द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी हमारे एम्प्लॉय की रेम्युनरेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। मान लीजिए किसी कंट्री की इकोनॉमी है जो एकदम गुड चल रही है, बढ़िया चल रही है, बूम पोजीशन पे चल रही है, तो हमेशा उस कंट्री की जो वेजेस होंगी उसमें कभी दिक्कत नहीं, वेजेस इंक्रीज़ होंगी। और अगर वहीं पे किसी कंट्री की इकोनॉमी उसमें चल रही है, डिफ्लेशन में चल रही है, डिप्रेस चल रही है, तो हमेशा उस कंट्री में जो होगी वो मनी की थोड़ा क्राइसिस होगी सोसाइटी में। तो इस वजह से उस कंट्री में जो रेम्युनरेशन पॉलिसी होगी वो थोड़ा वीक होगी और रेम्युनरेशन कम पे हो रही होगी एज़ पर रिक्वायरमेंट। पर देखिए मैंने आपको कहा था एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। अब बात आ जाती है इंटरनल की। और देखिए बात आ जाती है इंटरनल के भी कुछ पॉइंट्स हैं, जो जैसे कि इंटरनल का फर्स्ट पॉइंट है देखिए बिजनेस स्ट्रेटजीज। अब हर कंपनी की अपनी स्ट्रेटजी पॉलिसी होती है। अब उस स्ट्रेटजी के अंदर आपका कंपनसेशन भी आता है। जो कंपनसेशन पॉलिसी होती है वो भी स्ट्रेटजी को देख के बनाई जाती है। अगर हम किसी कंपनी की कंपनसेशन में वो अच्छी रखेंगे, पॉलिसी अच्छी रखेंगे, टाइम टू टाइम उन्हें पे करेंगे, तो वो भी कम हमारे एम्प्लॉय की रेम्युनरेशन को इफेक्ट करता है। अगर हम उसे अच्छा पे करेंगे तो अच्छे एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ आएंगे। हमारे कंपटीटर, जैसे मैंने देखिए एक वर्ड है कंपटीटर पे, सामने हमारी जो राइवल कंपनी उससे अच्छे एम्प्लॉय हमें मिलेंगे। फिर देखिए सेकंड पॉइंट है जॉब इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमेशा एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देख के भी वो होता है, उसके रेम्युनरेशन इफेक्ट करता है। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट है, जो होनी चाहिए उससे भी अच्छी है, तो फिर उसको हम अवार्ड पे करते हैं, इंक्रीज़ होती है उसकी रेम्युनरेशन। एम्प्लॉय जो अपनी परफॉर्म इम्प्रूव करता है। और देखिए इसमें एक और नया टॉपिक कंपनसेशन प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करती है अपना कंपनसेशन सिस्टम, तो वो कुछ 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके कि उनको ये टारगेट अचीव करने। पहला उसमें क्या होता है, उस सिस्टम में उनको अट्रैक्टिव द टैलेंट्स, उन्हें जो भी मार्केट के बेस्ट टैलेंट होते हैं वो अट्रैक्ट करने होते हैं। अब वो हमेशा होते हैं हमारे अच्छे एम्प्लॉय के फॉर्म में। जैसे कि एक्सेप्टेड दैट एच आर एम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। जो कंपटीटर से हमें अच्छे एम्प्लॉय चाहिए वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एचआर डिपार्टमेंट की। वो कैसे होती है, अगर मान लीजिए कोई बेहतर एम्प्लॉय जो डिज़र्व करता है अच्छा पैकेज, अच्छे पे, अच्छी सैलरी, मतलब वेजेस, रेम्युनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि उसको पे करे और वो एम्प्लॉय हमें दे, जिससे कि हमारा जॉब मार्केट एकदम बेहतर हो और हम हमेशा मार्केट में टॉप पे ट्रेंड करें। सेकंड पॉइंट है रिटेनिंग द टैलेंट। ये भी एक मैनेज एचआरएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारी कंपनी का बेस्ट टैलेंट है वो हमेशा हमारी कंपनी में बना रहे। मान लीजिए अगर हमारे किसी बेस्ट एम्प्लॉय को अगर किसी दूसरी कंपनी में हमारे से अच्छा पैकेज मिल रहा है, जो हम उसे पैकेज दे रहे हैं करंटली का उससे बेहतर मिल रहा है, तो वो हमारी कंपनी को लेफ्ट कर देगा। तो हमें वो चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हमारे अच्छे एम्प्लॉय जो हैं वो हमारी कंपनी को लेफ्ट ना करें, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और जैसे कि थर्ड और लास्ट पॉइंट है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। हमेशा हमें अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना चाहिए, उसे टाइम टाइम एंटरटेन करना चाहिए, उसे टारगेट पे इंसेंटिव रखना चाहिए, जिससे कि उसे फील हो हाँ भाई मेरी कंपनी मेरे बारे में कुछ सोच रही है। तो उससे हमारा कंपनी का प्रोडक्ट जो आउटपुट आएगा प्रोडक्टिव आएगा, बेहतर होगा। ये हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका डाउट रिजॉल्व करूँगा। बाय।